अजीब सी काली रात थी। बादल ऐसे गरज रहे थे मानो किसी कयामत का संकेत दे रहे हो। सियारों और कुत्तों की चीत्कार की वजह से अंधेरे में जंगल के बीचों बीच खड़े आर्यन इंटरनेशनल के हॉस्टल की बड़ी और पुरानी इमारत किसी दानव से कम नहीं लग रही थी। जैसे कि वो हॉस्टल कोई जिंदा शिकारी हो और अपने अगले शिकार का घात लगाए उस घुप अंधेरे में छुपा हो। लो भैया जी, आ गए आपके हॉस्टल। पहुंच गए माखिरा मारे नई जेल। ऑटो वाले बिरादर, क्या लगता है ये जेल होगी या जन्नत? भैया जी, जेल हो या जन्नत, आप ये जगह छोड़कर नहीं जा पाइएगा। देख लीजिएगा। बड़ा अजीब है। खैर छोड़ो भैया, ये बताओ कितने हुए? पूरे 53 रुपए हुए। बे साले झापड़ मारेंगे, चूतिया समझ रखे हो हमें। इतने में ध्रुव ने ऑटो वाले की तरफ देखा। अजीब सी मुस्कान थी उसके चेहरे पर, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। जाइए भैया जी, आपका जो मन हो दे दीजिए। आप भी क्या याद रखेंगे, पर जरा ध्यान से रहिएगा। कई राज दबे हैं इस हॉस्टल की दीवारों में, बस कोई ध्यान से सुनने वाला चाहिए इसे। देखो ये चूतियापना इधर ना करो। तुम ये सब क्या कहना प्रसाद मोमोज के फाड़ नहीं सकते, और साले बनारस के हैं, भोसड़ी के भूतों को भी ठग लेंगे हम। ऑटो वाले ने ध्रुव को आखिरी बार देखा और वहां से चला गया। झमझमाती बारिश में ध्रुव और प्रसाद दोनों अपना सामान लिए भागते हुए हॉस्टल के बड़े से लोहे के दरवाजे के पास पहुंचे और उस दरवाजे को खोला। अबे इतनी बारिश में सियारों की आवाज? साले जंगल के बीचों बीच कुत्ते सियारों की आवाज नहीं आएगी तो क्या ट्रैफिक की चीची चीची पीपी पीपी आएगी? आगे बढ़ो अब। पता नहीं वह चुत क्यों आ गया तेरे साथ यहाँ। अच्छा खासा बाप के गले पे बैठा था आराम से। इतना बड़ा हॉस्टल, गलती हो गई भाई, माफ कर दे। यहाँ तो क्या कुछ नहीं हो सकता बेटे ध्रुव। साले हमेशा तेरा ब्लड फ्लो बिलो द बेल्ट ही होता है क्या? चल अब वार्डन को ढूंढते हैं जल्दी। जहां प्रसाद चारों तरफ हॉस्टल की खूबसूरती को देख रहा था, वहीं ध्रुव का ध्यान बस हॉस्टल के वार्डन को ढूंढने में लगा था, ताकि वो जल्द से जल्द अपने कमरे में पहुंच सके। अपनी किस्मत से भागता हुआ ध्रुव कहां पहुंचा था? बनारस के मणिकर्णिका घाट के पंडितों के बीच ध्रुव का जीवन गुजरा। बचपन में ही माँ बाप के देहांत के बाद उसे उसके दादाजी ने ही संभाला था, जो थे मणिकर्णिका घाट के बड़े पंडित रविशंकर जी। आए दिन लाशें एक साथ 100 चिताएं घाट पर जलते हुए देखना उसके लिए वैसे तो आम थी, पर उसे कभी ये जिंदगी नहीं चाहिए थी, जिस वजह से ध्रुव अपनी ग्रेजुएशन पढ़ाई के लिए अपने दोस्त प्रसाद के साथ देहरादून के हॉस्टल आ गया था। बड़ा अजीब हॉस्टल है यार, सारी जगह ही सेम लग रही है। आधे घंटे से वार्डन का ऑफिस ही नहीं मिला। किसे ढूंढ रहे हैं आप दोनों? कौन है पीछे? पीछे देखने पर दोनों की जैसे सांसें थम गई हो। एक बूढ़ा आदमी दोनों के ठीक सामने खड़ा था, हाथ में पुरानी सी लालटेन और गले में एक पुरानी सी चादर ओढ़े। एक आंख सफेद और एक आंख काली, मैला सा गेहुआ रंग और उस पर उसके लाल सड़े से दांत। ध्रुव ने हिचकिचाते हुए पूछा, आप कौन? मैं नागेश हूँ, नागेश खोसला, इस हॉस्टल का वार्डन। अबे लगता है इनका सिस्टम ना अभी तक 2G में ही अटका हुआ है, अपग्रेड ही नहीं हुआ है। चुप बैठ। ध्रुव ने प्रसाद को कोनी मारकर चुप कराते हुए बोला, एक्चुअली सर हम दोनों नए स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल के कमरे की चाबी चाहिए थी। नागेश मुस्कुराया और उनको इशारा कर अपने पीछे बुलाया। आओ अंदर आओ। दोनों लड़के नागेश की टेबल के पास पहुंचे। नागेश अपने टेबल के पास बढ़ा तो ठीक उसके सर के पीछे कोई काली सी छाया थी, जिसे ध्रुव ने देख तो लिया था पर कुछ कह नहीं पाया। ध्रुव ने कुछ पूछा नहीं, पर नागेश के आते ही माहौल में एक अजीब सी गर्मी बढ़ गई थी। नागेश ने एक चाबी निकालकर ध्रुव को देते हुए कहा, कमरा नंबर 3, सेकंड फ्लोर। काफी रात हो गई है, सीधा कमरे में जाओ और कुछ भी हो जाए कमरे से बाहर मत आना। जी ठीक है।
नागेश से चाबी लेकर ध्रुव और प्रसाद अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, पर दोनों को कोई भनक भी नहीं थी कि यह काली रात उन पर कितनी भारी पड़ने वाली थी। सीढ़ियों पर चलते हुए ध्रुव को ऐसा लगा जैसे धीरे धीरे जगह का तापमान घट रहा हो। एक अजीब सी सड़न की बदबू बार बार उसके नाक को जला रही थी। ध्रुव अपने अलॉटेड रूम कमरा नंबर 3 के पास पहुंचा। अरे ध्रुव यार, ये हॉस्टल अजीब नहीं लगा? मतलब ना कोई शोर शराबा, ना कोई आदमी की आवाज। रात के 9-10 बजे ये लोग सो रहे हैं कि ऐसे तो हमारे गांव में भी नहीं होता यार। तू ये सब छोड़, हमारा कमरा आ गया, जल्दी अंदर जाते हैं। अबे ये दरवाजे को क्या हो गया? खोल ना। ये साले बुड्ढे ने गलत चाबी दे दी क्या? ये किसकी चीख थी? कौन है वहां? बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। प्रसाद तू यहीं रुक, मैं देखता हूँ क्या मामला है। ये पकड़ा गया है क्या? रख। वार्डन ने रात में भड़कने से मना किया बे, भूल गया क्या? मारेंगे तो चौपड़। चल यहाँ से। अरे कोई मदद के लिए बुला रहा है, हम ऐसे उसको छोड़ नहीं सकते। तू कमरे के अंदर जा, मैं देख कर आता हूँ। प्रसाद को किसी तरह समझा बुझाकर ध्रुव उस चीख की तरफ भागा। ध्रुव जितनी तेजी से भाग रहा था, उसे लग रहा था कि उसके साथ साथ और भी कोई भाग रहा है। उसने चारों तरफ देखा पर कोई वहां नहीं था। जिस कमरे से चीखने की आवाज आ रही थी, ध्रुव के होश उड़ गए। उसकी आंखों के सामने उस कमरे के अंदर आग जल रही थी। अंदर बंद एक आदमी चीख रहा था कि कोई उसे बचा ले। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। ध्रुव ने वो दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर उस कमरे के दरवाजे का हैंडल भी इतना गर्म था कि ध्रुव के हाथ जल गए। उसने आसपास देखा और वहां उसे एक रॉड दिखी। ध्रुव ने आव देखा ना ताब, उसने तुरंत रॉड से कमरा नंबर 13 के हैंडल पर तेजी से मारना शुरू किया। ये इस कमरे से तो अभी किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। यहाँ तो आग लगी थी। फिर ये कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। ध्रुव को लगा जैसे उसने खुली आंखों से कोई बुरा सपना देखा हो। ध्रुव पीछे मुड़कर निकलने ही वाला था कि तभी कमरा नंबर 13 का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ध्रुव ने कई बार लात घूंसे मारे, दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर जैसे दरवाजे को किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। लेकिन जिस हॉस्टल में इंसान की परछाई तक नजर नहीं आ रही थी, वहां कैसे कोई बाहर से दरवाजा बंद कर सकता है? मुझे अकेला क्यों छोड़ा ध्रुव? पीछे से प्रसाद की आवाज सुनाई दी तो ध्रुव तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। जैसे ही उसने प्रसाद को देखा, उसकी सांसें थम सी गई। कमरा नंबर 13 में बाहर से कड़कती हुई बिजली की रोशनी की वजह से हल्की सी रोशनी प्रसाद के चेहरे पर पड़ी। आंखें अंगारों की तरह लाल, पूरे चेहरे पर चीरे हुए निशान। उसकी दाएं और बाएं तरफ 2 ऑपरेशन टेबल थे, जहां 2 लड़के बेसुध से सोए हुए थे। प्रसाद की आंखों को देखकर डरते हुए ध्रुव ने पूछा, प्रसाद, तुझे क्या हुआ और तू अंदर कैसे आया? जैसे ही ध्रुव ने प्रसाद को हाथ लगाया, उसे लगा उसने बर्फ छू ली हो। अबे तुमको क्या हुआ? तुम्हारा शरीर इतना ठंडा कैसे पड़ गया? ध्रुव ने डरते हुए प्रसाद की तरफ देखा तो प्रसाद अकेला नहीं था। उसके पीछे सैकड़ों की तादाद में कई जले हुए लोग थे। उनका पूरा शरीर जल चुका था और उनकी आंखों से लाल खून की धारा बहे जा रही थी। बाहर से गड़गड़ाती हुई बिजली में एक पल के लिए ध्रुव ने एक साथ इतनी सारी आत्माओं को देखा तो जैसे उसे झटका सा लग गया हो। उन आत्माओं ने एक ही तरह के अजीब से सफेद कपड़े पहने हुए थे। गले के पास से सर के पीछे तक जाते हुए टांकों के निशान सब में बिल्कुल एक समान था। ध्रुव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उन सारी आत्माओं के पीछे से एक आवाज आई, डरावनी सी आवाज, ऐसी जो इस दुनिया के लोगों से परे हो। मैंने कहा था ना, रात को हॉस्टल में ज्यादा देर तक मत घूमना। उन आत्माओं के बीच से वार्डन नागेश बाहर आए। वो ठीक प्रसाद और उन 2 लड़कों के साथ खड़े हो गए। अंधेरे में भी उनका डरावना चेहरा ध्रुव को साफ साफ दिखाई दे रहा था।
उनकी अजीब सी तकती आंखें ऐसी थी कि जो किसी के भी रूह को झकझोर कर रख दे। अब तेरे यहाँ आने की सजा इन तीनों को मिलेगी। ये कहकर नागेश ने अपने हाथ में एक ऑपरेशन सीजर लिया और सीधा प्रसाद की गर्दन में दे मारा। प्रसाद के गले से अचानक खून बहने लगा। प्रसाद! पूरा कमरा एक बार फिर आग से धधक उठा। आग के लपटों के बीचों बीच घिरा ध्रुव किसी तरह प्रसाद को अपने हाथों में पकड़ता है और उस मनहूस कमरे से निकलने की कोशिश करता है। पर जितना वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, काली रूहें उतना उसके पीछे अजीब भाषाओं में मंत्र पढ़ उसे रोक लेती। ध्रुव, क्या हो रहा है? ध्रुव, ये लोग कौन है? हे भगवान, ये हो क्या रहा है? कोई मदद करो मेरी, प्लीज प्लीज, मेरे दोस्त को बख्श दो प्लीज। ध्रुव के आंखों के सामने उसकी गोद में उसके दोस्त की लाश पड़ी थी। वो बिल्कुल सुन्न था और तभी किसी ने एक झटके से ध्रुव के कनपट्टी पर वही ऑपरेशन सीजर घोंप दिया। ध्रुव को लगा जैसे 40 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। वो जमीन पर गिर गया और उसके सामने बस एक ही इंसान का चेहरा था, नागेश, जो उसे मुस्कुराता हुआ देखकर बोला, डर मत, शुरुआत तो बस अभी हुई है। ऑटो के एक झटके से रुकते ही ध्रुव की अचानक से आंखें खुली। वो बौखला के अपनी सीट पर उठने को हुआ कि तभी उसके कानों में ऑटो वाले और प्रसाद की आवाज गूंजी। बे साले झापड़ मारेंगे, चूतिया समझ रखे हो हमें। प्रसाद को वहां देखकर ध्रुव ने तुरंत प्रसाद को गले लगा लिया। दिन का माहौल था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, पर ध्रुव अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसे ये सारी चीजें क्यों दिख रही थी, ये बुरे सपने क्यों परेशान कर रहे थे। ध्रुव ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने सवालों का सारा जवाब हॉस्टल के गेट से निकलता हुआ दिखाई दिया और उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। ध्रुव हॉस्टल की तरफ बढ़ा तो उसकी आंखों के सामने का मंजर ही अलग था। हॉस्टल से बाहर स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल वाले एक लाश को लेकर जा रहे थे। दूर से ध्रुव सिर्फ उस लाश का हाथ ही देख पाया था, जिस पर ध्रुव को एक अजीब सा मार्क बना हुआ दिखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये कौन ने पट लिया रे? ऐसा कैसे हो सकता है? इसे तो मैंने अपने सपने में देखा था। ध्रुव अपने ख्यालों में गुम था कि तभी उसे अचानक से एक लाश ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर ध्रुव जोर से चिल्लाने लगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। ये अबे भूतिया साले, ऐसा का है डर रहे हो? भूत देख लिया का? तुझे दिखाई नहीं दे रही है लाश? तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। इस आवाज को सुनकर ध्रुव के दिल की धड़कनें रुक गई। उसने तुरंत अपनी बाईं ओर देखा तो उसके सामने नागेश का मुस्कुराता चेहरा था। चेहरे पर वही अजीब सी हंसी, एक आंख की पुतली पूरी तरह से सफेद। उसके सफेद बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे। नागेश ने लाश की तरफ देखा और कहा, मैं सोच भी नहीं सकता कि हॉस्टल के पहले ही दिन तुम लोगों को ये सब देखना पड़ा। ये दोनों हमारे कॉलेज के काफी होनहार स्टूडेंट थे, पर कल रात इन दोनों में हाथापाई हो गई और हॉस्टल के टेरेस से गिरकर इनकी मौत हो गई। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। जो पहले बता दिया होता तो कफन दफन का इंतजाम कर दिए होते यार। पर खैर, आप दोनों अंदर आइए, फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए, आप दोनों को चाबी मिल जाएगी। प्रसाद ने डरते हुए ध्रुव का हाथ पकड़ा और दोनों हॉस्टल के अंदर चले गए। उन दोनों के हर बढ़ते कदम के साथ बादलों की गर्जन बढ़ रही थी। ये लो, कमरा नंबर 11 तुम दोनों का है। ऐसे तो कोई परेशानी नहीं होगी, पर 7 बजे तक हॉस्टल के अंदर आ जाना है और 11 बजे के बाद कॉरिडोर के आसपास भी नहीं भटकोगे, खास करके कमरा नंबर 13 के पास। क्यों सर जी, आखिर ऐसा क्या है वहाँ? जितना कहा जाता है उतना करो और अपने काम से काम रखो। ओ इतना बड़ा हॉस्टल, गलती हो गई भाई, माफ कर दे, माफ कर दे। यहाँ तो क्या कुछ नहीं हो सकता बेटे ध्रुव। ये चीज तो ठीक वैसी है जैसे मैंने की
सपने में देखा था। ओह अबे इधर आ, देख देख देख, यहाँ से तो सीधा जन्नत का नजारा है। हसीना। हरामी हो बेटा, क्या दिख गया तुझे? अबे अगर तुमने इस लड़की को देखा ना तो कसम से बता रहे हैं तुम्हारा भी पूरा सिस्टम हिल जाएगा। ध्रुव ने कमरे से बाहर की तरफ देखा तो ठीक आर्यन इंटरनेशनल की तरह ही दिखने वाली एक बिल्डिंग थी, जिसकी खिड़की पर सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ओए होए इसके लंबे बाल तो देख भाई, क्या सही माल है यार। लड़की तुरंत अपने दाएं तरफ मुड़ी और ध्रुव और प्रसाद को देखकर मुस्कुराई। ध्रुव ने तुरंत अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वो सड़ी के बंद काहे किया दरवाजा? अभी उससे तो हमारी आंखें मिलने वाली थी। प्रेम कहानी शुरू करने से पहले साला खत्म कर दे रहे हो गुरु। जहां तक मुझे बाबा ने बताया था, यहाँ तो कभी कोई गर्ल्स हॉस्टल था ही नहीं, पर फिर ये लूडू चंद, तुम एक बात बताओ उनको, हैं? उनको चिताए फूकने से फुर्सत होगी तब ना कुछ पता चलेगा। बना होगा कोई नया हॉस्टल यार, तुम काहेला बीच में आ रहे हो? रामीन, अबे यार चली गई वो। ले बंद कर ले अपनी खिड़की साला। ध्रुव पूरे दिन के सफर के बाद इतना थक चुका था कि उसे पता भी नहीं चला कि उसकी आंखें कब लग गई और कब दोपहर से रात हो गई। कमरे में ध्रुव को खुद का नाम गूंजता हुआ सुनाई देता है, जिस वजह से उसकी आंखें खुली। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था, जिस वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। बग भोसड़ी के, ये कौन है रात में? अब रात के 11:30 बजे कोई शांति नहीं है? प्रसाद, प्रसाद, अभी ये गांडू कहां चला गया? इसकी मां का। अबे ये प्रसाद गर्ल्स हॉस्टल की छत पे क्या कर रहा है? प्रसाद, अबे हरामी उतर वरना मार खाएगा। प्रसाद, सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? अभी हम आते हैं, रुको। ध्रुव भागते हुए अपने कमरे से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर उसका कमरा बाहर से बंद था। ये क्या बकचोदी है रात में? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? ध्रुव ने आओ देखा ना ताओ, वो भागते हुए हॉस्टल से गर्ल्स हॉस्टल की तरफ पहुंचा। ध्रुव ने हॉस्टल के नीचे से चिल्लाना शुरू किया, अबे अबे नीचे आ भाई, बाप मेरे चौमुखी महाराज नीचे पधारिए। पागल हो गया है क्या साले चोदू? प्रसाद, तू नीचे आ एक बार, मैं खुद तुझे अपने हाथों से मारता हूँ, देख तू। कोई है? कोई है? प्लीज हेल्प। ध्रुव ने मदद के लिए किसी को बुलाने की कोशिश की, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। प्रसाद बेसुध सा अपने कदम बढ़ाते जा रहा था। वो किसी भी वक्त अब टेरेस से गिर सकता था। प्रसाद! ध्रुव ने टेरेस का दरवाजा एक धक्के से खोला, पर उसने आगे जो देखा वो देखकर वो दंग रह गया। वो जानता था कि इस बार उसने कोई सपना नहीं देखा है। अबे अबे यही तो था। कौन सा आसमान खा गया इसको? वार्डन, मे बी इस हॉस्टल की वार्डन मेरी मदद करे। हाँ, मुझे नीचे जाना चाहिए। What the hell? ये सब हो क्या रहा है? यहाँ तो गर्ल्स हॉस्टल था, यहाँ पार्टी कैसे चल रही है? और ये प्रसाद कहाँ है? इस हरामी के चक्कर में आज सही में मरेंगे। एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या आपने मेरे दोस्त को देखा है? हेलो, एक्सक्यूज मी, आपने मेरे दोस्त को देखा है? छोटा सा लाल शर्ट में। अभी क्या गूंगे भैरों की पार्टी है ये? फक। ध्रुव पीछे मुड़ा तो उसके ठीक पीछे एक लड़की खड़ी थी। फरमाइए, माया क्या खिदमत कर सकती है आपकी? ध्रुव उस लड़की को देखता ही रह गया। उस लड़की की बड़ी बड़ी झील सी आंखें इस दुनिया की नहीं मालूम हो रही थी। सांवला रंग और बदन पर काले रंग की साड़ी। उसने मुस्कुराकर ध्रुव से कहा, फरमाइए, माया क्या खिदमत कर सकती है आपकी? वो मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा था।
क्या आपने उसे देखा है? लाल शर्ट और ब्लू जीन्स में है। ऑफ कोर्स, हाउ कैन वन मिस इट। ऊपर के कमरे की ओर जाते हुए देखा था उन्हें मेरी दोस्त हसीना के साथ। जाइए, शायद आपको मिल जाएं। ओके जी, थैंक यू। बस जल्दी से जल्दी प्रसाद मिल जाए, फिर इस अजीब जगह से मैं भी निकल जाऊंगा। न जाने वो किस हसीना के पीछे पड़ा है। हद बकचोदी है यार, कहाँ आके फंस गए हैं। ये क्या हो रहा है क्या जाने। और ये कमरे में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। इस साली लाइट कहाँ से जलेगी। आओ हुजूर, तुमको सितारों में ले चलूं। ये आवाज, यही होगा प्रसाद। हरामी लड़की के चक्कर में मरवाएगा किसी दिन ये मुझे। पता नहीं कौन सी अजीब जगह है ये। कौन है? जी, मैं अपने दोस्त को ढूंढते हुए यहाँ आया था। क्या वो यहाँ है? अंदर आ जाओ। हसीना के कहने पर ध्रुव कमरे के अंदर आ तो गया था, पर हसीना को देखकर उसके दिल की धड़कनें रुक गई। जिस कमरे में ध्रुव अभी अंदर आया था वो हसीना का बाथरूम था। हल्की सी चांद की रोशनी हसीना के बदन पर पड़ रही थी। उसका शरीर एक ट्रांसपेरेंट साड़ी में लिपटा हुआ था। वो ध्रुव की तरफ मुड़ी तो ध्रुव को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। मासूम सा चेहरा, पर आंखों में न जाने ऐसी क्या बात थी कि उसके देखने भर से ध्रुव का रोम रोम खड़ा हो गया था। उसने अपनी नजरें झुकाते हुए हसीना से पूछा, आई एम सॉरी, मुझे लगा। क्या लगा तुम्हें? अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। एक बार मेरी तरफ देख तो लो, शायद तुम्हारा इरादा बदल जाए। हसीना की आवाज में जादू था। शायद ये बात वो खुद भी जानती थी। ध्रुव ने उसकी आंखों में जैसे ही देखा, उसे लगा जैसे वो अपने बस में नहीं है। उसे कुछ दिखाई दे रहा था, कुछ समझ आ रहा था, तो वो थी सिर्फ हसीना की आंखें। हसीना ने अपने नाजुक हाथों से ध्रुव का चेहरा पकड़ते हुए कहा, इस कमरे के बाहर तुम्हारी सारी वजहों ने दम तोड़ दिया था। अब अगर तुम्हारे यहाँ आने की कोई भी वजह है तो वो बस हसीना है। आखिरी के शब्द हसीना ने ध्रुव के कानों में कुछ इस तरह कहे कि उसकी सांसें ध्रुव के कानों को जैसे छू कर गुजर गई हो। ध्रुव उसकी आगोश में कब खुद को हार चुका था वो खुद भी नहीं समझ पाया। वो पूरी तरह हसीना के काबू में था। ध्रुव हसीना के होठों को चूम रहा था। उसके हाथ हसीना के बदन में फिसल रहे थे कि तभी ध्रुव के नाक में एक अजीब सी बदबू आई। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली तो उसके होश फख्ता हो गए। ध्रुव जोर से चीखा। इससे पहले ध्रुव खुद को संभाल पाता वो जमीन पर गिर गया, पर उसकी आंखें अभी भी उस भयानक नजारे पर थी। क्या हुआ? अब तुम्हें हसीना नहीं पसंद आ रही? देखो, मैं खूबसूरत हूं ना? खूबसूरत? आधा चला चेहरा, ऐसा लग रहा है जैसे चमड़ियां उखाड़ कर बाहर आने को है। आधे चेहरे पर सिर्फ मांस के टुकड़े लटक रहे हैं। ओह गॉड, इसकी आंखें और दांत देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे सीधा किसी कब्र से सालों पुरानी लाश निकली हो। मुझे यहां से भागना होगा, इससे पहले ये चुड़ैल मुझे खा जाए। वो रेंगता हुआ वहां से भागा। ध्रुव भागता हुआ नीचे हॉल की तरफ आया तो देखा वहां कोई नहीं था। अंधेरे ने पूरे हॉल को घेर कर रखा था। उसे हॉल की दूसरी तरफ प्रसाद पड़ा हुआ मिला। हरामी यहाँ पड़ा है, इसकी वजह से चुड़ैल चिपट पड़ी है साला। वो भागता हुआ प्रसाद की तरफ गया और उसे अपने कंधे पर उठाया। ध्रुव उस हॉस्टल में एक मिनट भी नहीं रुकना चाहता था। वो वहां से भागने के लिए मुड़ा ही था कि तभी उसके चेहरे के ठीक सामने माया खड़ी हुई। इतनी जल्दी किस बात की? अभी तो कहानी बस शुरू हुई है। ध्रुव ने माया के पीछे देखा तो जितने भी लोग उस पार्टी में थे सब के सब माया के ठीक पीछे खड़े थे। उन सब के चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी जो हसीना के चेहरे पर थी। प्रसाद को अभी तक होश नहीं आया था। ये दरवाजा खुल गया। भाग ध्रुव भाग, मुझे जाने दो। क्यों घेर रखा है तुमने यहाँ?
तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? मैं तो बस अपनी दोस्त की मदद करने आया हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से या अपनी मजबूरी से आए हो? तुम्हें यहाँ लाया गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? माया ध्रुव के चेहरे के दाएं हिस्से को अपने एक उंगली के नाखून से खरोचते हुए मुस्कुराने लगी, जैसे ध्रुव की दर्द भरी चीखों से और उसके चेहरे से टपकते हुए खून से माया को तसल्ली सी मिल रही थी। पीछे से सारी आत्माएं चिल्लाने लगी, मार दो इसे। माया ने अपने हाथ हवा में ऐसे ऊपर किए जैसे सबको शांत करा रही हो। इसकी मौत और इसकी जिंदगी दोनों हसीना के हाथों में है। ये हसीना का खिलौना है और जब तक हसीना नहीं कहेगी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। पर ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी बहन की वजह से इस इंसान को टॉर्चर नहीं कर सकती। आखिर हमारे इस हाल का गुनहगार यही तो है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कुछ नहीं किया। माया, घर आए मेहमान से ऐसे पेश आते हैं? ध्रुव की नजर सीढ़ियों के ऊपर पड़ी। सीढ़ियों के ऊपर से काले लिबास में हसीना अपने खूबसूरत रूप में नीचे की तरफ आती है। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। हसीना सीढ़ियों से उतर रही थी और उसके आते ही सब के सब चुप हो गए थे, जिससे सब समझ गए थे कि हो ना हो हसीना इन सब की लीडर है। हसीना ध्रुव के पास आती है और कहती है, तुम यहाँ से निकलना चाहते हो? मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज। ठीक है, जाओ। हसीना के इतना कहते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। सारी की सारी आत्माओं ने ध्रुव के जाने के लिए रास्ता खाली कर दिया। ध्रुव ने प्रसाद को अपने कंधे पर उठाया और वहां से जाने लगा कि तभी पीछे से हसीना बोली, पर याद रखना, तुम यहाँ आए अपनी मर्जी से थे, पर अब तुम जहाँ कहीं भी चले जाओ, तुम लौटकर इसी हॉस्टल में आओगे। ये सुनकर ध्रुव के कदम वहीं रुक गए। वो तुरंत पीछे मुड़ा और उसने हसीना से डरते हुए पूछा, क्या मतलब है आपका? 8. Calm yourself down, ध्रुव। ये बस तुम्हारे मन का वहम है। ये सब कुछ सच नहीं है। It is just a nightmare. It's not real. यार, ये हॉस्टल क्यों नहीं आ रहा? 5 मिनट का रास्ता 5 मील दूर लग रहा है। Fuck, no! आसमान से बरसते हुए खून से ध्रुव का पूरा शरीर भीग कर लाल हो चुका था। उसके पैर वहीं जम गए थे। इससे पहले वो भाग पाए, अचानक से काली मिट्टी के अंदर से 2 हाथ निकले और एक झटके में ध्रुव को अंदर खींच लिया। एकदम से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ऐसी गहरी चुप्पी जैसे बरसों से इस रास्ते से कोई गुजरा ही ना हो। वही जमीन के नीचे ध्रुव की खौफज़दा आंखें और बढ़ती हुई चीखें ऐसी जैसे कब्र चीरकर मुर्दों में भी जान फूंक दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ध्रुव को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था। ध्रुव ने किसी तरह अपनी गर्दन बाएं तरफ मोड़ी तो उसका दिल बैठ गया। वो एक मुर्दा शरीर के ऊपर था और उसकी खून सी लाल आंखें ध्रुव को घूर रही थी। बचाओ! ध्रुव के ठीक नीचे पड़ा मुर्दा अपनी लाल खूनी आंखों से ध्रुव को एकटक देखे जा रहा है। इतना बेबस देख उस मुर्दे के मुंह पर एक जीत भरी मुस्कान आई और उसने ध्रुव का शरीर अपने बर्फ से ठंडे सीने से लपेट लिया। छोड़ो मुझे! बचाओ! कोई बचाओ! ये गरम इंसानी खून बरसों बाद नसीब हुआ। आजा। ध्रुव का शरीर ठंडा पड़ रहा था
उसको लगा सीधा मौत उसको अपनी तरफ खींच रही है और वो अभी इस मुर्दे के अंदर समा जाएगा। ध्रुव ने हार मान ही ली थी कि एक आखिरी कोशिश करते हुए जब ध्रुव ने अपने हाथ उठाए तो काली मिट्टी के अंदर से किसी ने उसे अपना हाथ थमाया और ध्रुव के बदन में जैसे एक बार फिर खून दौड़ पड़ा। आवाज आई, बे चूतिए, तुमको हॉस्टल में कमरा नहीं मिला क्या? यहाँ घाट पे रहते रहते कब्रिस्तान ही अच्छा लगता है अब। इधर ध्रुव हाथ पैर मारता जैसे ही कब्र से बाहर निकला। लो, मुर्दे फूंकते फूंकते अब ये मुर्दों के साथ फूंकने लगे। अबे लौड़े, तेरी वजह से मैं इस खड्डे में गिर गया। तू चल आज, अभी के अभी वापस बनारस जा रहा है तू। कितना कड़क माल पिया मादरजात, क्या बकचोदी कर रहा है? हाँ, खुद सस्ते नशे करके हॉस्टल की छत पर खड़ा था और फूकने की बातें मुझसे कर रहा है तू। अबे साले, एक तो तू बंगाली माल फूकना बंद कर, हम कब से कमरे में ही हैं और तुम इधर। इतना कहते ही प्रसाद जैसे ही पीछे मुड़ा। तो हॉस्टल कहाँ गया? भाई सुबह तो यही था ना। प्रसाद, भाग यहाँ से, भाग! ये कहकर ध्रुव अपने हॉस्टल की तरफ भागा। जो प्यार भी हुआ तो चुड़ैल से। क्या कंडम किस्मत है यार हमारी। मुझे नहीं पता प्रसाद, पर हम अब उस हॉस्टल में वापस नहीं जाएंगे। अगर पगलाए गए क्या? भूत भगाने वाले आप भूतों से भागेंगे? उस जिंदगी से भागता हुआ मैं यहाँ पे आया था। मैं चला सुने, सुबह तक बनारस पहुंच जाएंगे। ये लाइट्स क्यों जल बुझ रही है? हम बोले थे जनरल सीट मत लो यार। रुको, अभी 2 ट्वीट फेंक के मारेंगे, पूरा रेलवे डिपार्टमेंट हिला देंगे। पर जलवा है माया, 223 फॉलोअर्स हैं, ना कम ना ज्यादा। ट्रेन एक झटके के साथ एक खाली स्टेशन पर रुकी। खिड़की से ध्रुव ने बाहर झांका तो बाहर कोई नहीं था सिवाय एक लाल साड़ी में लिपटी लड़की के। उसे देखकर ध्रुव को लगा जैसे वो कोई आम इंसान नहीं थी। इतना अंधेरा था कि उस औरत का चेहरा देख पाना मुश्किल था, पर ध्रुव का दिल डर के मारे तेजी से धड़क रहा था। बाहर क्या देख रहा है चितने? मैं तो यहाँ खड़ी है। अकेला छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज। अबे ध्रुव, ध्रुव भाई, कौन सा भूत देख लिया अब तूने? अबे हो क्या रहा है भूत या साले? डिब्बे की लाइट्स अभी भी जल बुझ रही थी। किन्नर ने ध्रुव के चेहरे को पकड़कर आंखों में आंखें डालकर एक अजीब सी आवाज में कहा, तुझे क्या लगा? तू हसीना से बच जाएगा? तू हसीना का खिलौना है और जब तक हसीना चाहेगी तब तक तुझसे खेलेगी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ध्रुव! ध्रुव ने आंखें खोली तो वो ट्रेन के फ्लोर पर गिरा रो रहा था। डिब्बे के सभी यात्री उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। वो तुरंत अपनी सीट पर बैठा और प्रसाद को डरते हुए बोला, मुझे जल्दी निकलना होगा यहाँ से। वो हमें नहीं जाने देगी, वो हमें वापस बुला लेगी। बनारस के सबसे बढ़िया नशा मुक्ति केंद्र का नंबर निकलवाए हैं पंडित जी से। रुक साले चोमू, अब बताते हैं तुमको। बताना हीरो, क्या हुआ है तुझे? ध्रुव ने दोबारा किन्नर की वही डरावनी आवाज सुनी। उसकी आवाज सुनकर ध्रुव के कान खड़े हो गए। वो ठीक प्रसाद के पीछे खड़ी ताली बजा रही थी। ध्रुव ने पूरे डिब्बे में चिल्लाना शुरू कर दिया, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, दूर रहो। वो पूरे डिब्बे में भागते हुए ट्रेन रोकने की चेन ढूंढने लगा, पर जितना तेज वो भागता उसे लग रहा था किन्नर भी ठीक उसके पीछे पीछे भाग रहा है। अबे रुक जा भाई, मान मेरी बात। अरे मत कर ऐसा यार, अबे मत खींच। ध्रुव ने गाड़ी की चेन खींच दी और स्टेशन पर गाड़ी थमने से पहले ही ध्रुव तुरंत अपना सारा सामान लेकर उतर गया। प्लेटफॉर्म के लोहे से बना बेंच पर ध्रुव किसी जिंदा लाश की तरह धम से बैठ गया। उसकी आंखें उसके सामने से जाती हुई ट्रेन पर पड़ी।
सकपकाया सा वो बस एक ही बात बुदबुदाए जा रहा था। आखिर चाहती क्या है वो मुझसे? कैसे बचाऊं मैं खुद को इन सब से? प्लेटफॉर्म टिकट। ध्रुव ने हल्के से हाँ में सर हिलाया और टीटी की तरफ मुड़ा। जैसे ही वो टीटी की तरफ पलटा, उसके दिल की धड़कनें रुक गई। टीटी के वेश में उसके सामने फिर वही किन्नर खड़ा था। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हसीना से नहीं बच पाओगे। वो तुम्हें बुला रही है वापस उसी हॉस्टल में। ध्रुव ने इस बार गुस्से में टीटी का कॉलर पकड़ लिया। हसीना हसीना हसीना, परेशान हो चुका हूं मैं इस नाम से। तुम मुझे डराना चाहते हो ना? जाओ, नहीं डरता मैं तुम्हारी हसीना से, जाओ। इतने में टीटी ने ध्रुव को एक कसकर थप्पड़ चढ़ दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे प्लेटफॉर्म में गूंज उठी। ध्रुव मुड़ा तो देखा कि वहां टीटी उस पर चिल्ला रहा था। बेटा बौरा गए हो क्या? हाँ, ये क्या बकवास कर रहे हो? टीटी का कॉलर पकड़ने का जुर्म जानते हो? सीधा थाने भेज देंगे तुम्हें, अभी के अभी। ध्रुव को लगा जैसे वो पागल हो रहा था। जो आवाजें उसने सुनी, जो चेहरे उसने देखे, अब सब हट चुके थे। सामने थी तो बस सच्चाई। जहां ध्रुव ने टीटी का कॉलर पकड़ बेवजह उसे धमकाना शुरू किया था। प्रसाद ने किसी तरह टीटी को शांत करते हुए कहा, अरे अरे महाराज, अरे काका दादा सुनिए, आप भी क्यों बच्चों से पैसे ले रहे हो? जेब में रुपया होता तो जनरल में थोड़ी सफर कर रहे होते। देखिए, ये रही हमारी प्लेटफॉर्म टिकट। हम सुबह होते यहाँ से रवाना हो जाएंगे, ठीक है? टीटी प्रसाद की बात सुनकर थोड़ा सा शांत हुआ, पर यही ध्रुव को लगा जैसे उसका सर फटने को है। प्रसाद उसकी तरफ मुड़ा और बोला, ए गंडवा, तुमको भी अपना गांडूपना टीटी के सामने ही दिखाना था ना? चल चलते हैं वेटिंग रूम में। हाँ हाँ चल। एक तरफ प्रसाद खराटे मार रहा था और यहाँ ध्रुव की आंखों से नींद बहुत दूर थी। पर अक्सर नींद एक रास्ता होती है ऐसी दुनिया में कदम रखने का जहाँ इंसान का खुद से जाना मुश्किल है। हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल ध्रुव के कानों में जैसे ही ये आवाज पड़ी, उसकी आंखें तुरंत खुल गई। बहारों में ले चलूं। ये तो हसीना की आवाज है, और मेरी आंख कब लगी? ध्रुव तुरंत उठा, पर आगे का मंजर देख उसके पैर वही के वही जम गए। वो किसी रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में नहीं, बल्कि गर्ल्स हॉस्टल के उसकी दरवाजे के ठीक पास लेटा हुआ था, जहां हसीना और उसकी बहन माया खड़े मुस्कुराकर उसे देख रही थी।